आज कहानी भारत के उस प्रधानमंत्री की जिनका कार्यकाल भले ही छोटा सा था, लेकिन उनका एक फैसला ऐसा था जिसने देश को दिवालिया होने से बचा लिया। नाम था चंद्रशेखर। कभी सोचा है क्या होता है जब एक पूरे देश का पैसा ही खत्म हो जाए? मतलब जब उसके पास अपनी जरूरत का सामान जैसे कि पेट्रोल खरीदने के लिए भी विदेशी मुद्रा न बचे। 1990 के आखिर में भारत ठीक इसी सवाल का सामना कर रहा था। देश के पास सिर्फ कुछ हफ्तों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। सोचिए, सिर्फ कुछ हफ्ते, और उसके बाद देश की पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो सकती थी। तो आखिर हम इस हालत में पहुंचे कैसे? चलिए समझते हैं इस कहानी के पहले हिस्से में, कगार पर खड़ा एक राष्ट्र, और जानते हैं 1990 के उस राजनीतिक उथल-पुथल को। 1990 के आखिर में भारत का जो राजनीतिक माहौल था ना, वो ताश के पत्तों के घर जैसा था। वीपी सिंह की सरकार गिर चुकी थी, गठबंधन की राजनीति अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रही थी। मतलब पूरे देश पर एक गहरी राजनीतिक अनिश्चितता छाई हुई थी। तो ऐसे राजनीतिक और आर्थिक तूफान के बीच देश की कमान संभालने कौन आया? यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, यंग तुर्क का प्रधानमंत्रित्व। ये कहानी है एक बहुत ही अस्थिर समय में आए एक अप्रत्याशित नेता की। तो ये यंग तुर्क का मतलब क्या है? ये शब्द असल में उस नेता के लिए इस्तेमाल होता है जो अपनी ही पार्टी के अंदर कह सकते हैं एक विद्रोही या एक नई सोच वाली आवाज हो, और यही पहचान थी चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर, हाँ, वो एक जाने माने मास लीडर तो थे, और कांग्रेस के अंदर भी उनकी पहचान एक विद्रोही नेता वाली थी। लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वो एक बहुत ही पतली रस्सी पर चल रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास मजबूत बहुमत नहीं था, और उनकी सरकार वो पूरी तरह से कांग्रेस के बाहरी समर्थन की एक बहुत ही नाजुक डोर पर टिकी हुई थी। और अब हम आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जिसने सच में इतिहास बदल दिया। तीसरा हिस्सा, सोने का वो दाव। ये एक ऐसा फैसला था जो देश को तबाही से बचाने के लिए लिया गया एक लगभग नामुमकिन सा रास्ता था। देखिए, हालत ये थी कि देश एक बहुत ही गंभीर फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस से जूझ रहा था। मतलब हमारे पास पेट्रोल जैसे जरूरी सामान इंपोर्ट करने तक के लिए पैसे नहीं बचे थे। तो ऐसे में चंद्रशेखर सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। उन्होंने देश का सोना, जी हाँ, भारत का गोल्ड रिजर्व विदेश में गिरवी रखने का फैसला कर लिया। अब जाहिर है ये फैसला बहुत विवादास्पद था। एक तरफ तो इसकी जबरदस्त आलोचना हुई, इसे एक राष्ट्रीय शर्म तक कहा गया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये था कि यही वो एक कदम था जिसने भारत को दिवालिया होने से, एक सॉवरेन डिफॉल्ट से ठीक आखिरी मौके पर बचा लिया। और बात सिर्फ आर्थिक संकट की नहीं है, एक और चीज देखिए। उसी दौरान 1990-91 में खाड़ी युद्ध चल रहा था, और तब भी बहुत कम रिसोर्सेज के बावजूद उनकी सरकार ने मिडिल ईस्ट से हजारों भारतीय नागरिकों को सेफली बाहर निकाला। ये दिखाता है कि संकट को मैनेज करने की उनकी क्षमता कितनी गजब की थी। देश तो बच गया, लेकिन विडंबना देखिए, उनकी अपनी सरकार ही नहीं बच पाई। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा, राजनीति का पलटवार। चलिए देखते हैं कि कैसे ये नाजुक सरकार इतनी तेजी से गिर गई। ये टाइमलाइन देखिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 10 नवंबर 1990 चंद्रशेखर ने शपथ ली। कुछ ही महीने गुजरे और बूम, कांग्रेस ने उन पर राजीव गांधी की जासूसी का आरोप लगा दिया। मार्च 1991 आते आते कांग्रेस ने अपना जरूरी समर्थन वापस खींच लिया, और बस 6 मार्च को चंद्रशेखर ने इस्तीफा दे दिया। मतलब 4 महीने भी पूरे नहीं हुए। तो सवाल ये उठता है कि इतने छोटे से कार्यकाल को हम आज भी याद क्यों करते हैं? आखिर क्या खास था? चलिए समझते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से में, एक क्राइसिस मैनेजर की विरासत, और जानते हैं कि क्यों ये छोटा सा कार्यकाल इतना ज्यादा मायने रखता है। तो आखिर में चंद्रशेखर की विरासत क्या है? देखिए, उन्हें आज एक जबरदस्त क्राइसिस मैनेजर और एक सिद्धांत वाले नेता के तौर पर याद किया जाता है। हाँ, उनका कार्यकाल गठबंधन राजनीति का एक मजबूत लेकिन फेल एक्सपेरिमेंट जरूर साबित हुआ। और सबसे बड़ी बात जो उसका निचोड़ है वो ये कि उन्होंने भले कोई बड़े कानून पास नहीं किए, लेकिन उन्होंने देश को आर्थिक दिवालियापन से बचाया, और शायद उस वक्त देश को इससे ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं थी। चंद्रशेखर का कार्यकाल हाँ बहुत छोटा था, पर ये उस वक्त आया जब देश को सच में एक संभालने वाले हाथ की सख्त जरूरत थी। और उनकी ये कहानी हमें बस एक जरूरी बात सिखाती है,
और वो ये कि कभी-कभी सिर्फ देश को एक साथ जोड़े रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है।